Dear student friend follower, today we are going to discuss about By Whom the Bell Toll. This title has been taken from John Donne poem. One of the John Donne book, this title has been taken, and in this novel, he discuss there is a war with Spanish, Spanish Civil War, which is around about 1936 to 1939. ये 1936 से 1939 के दरमियान एक जंग लड़ी गई थी, स्पेनिश सिविल वार। एक साइड पे यानी डेमोक्रेटिक लोग थे और एक साइड पे फैशिस्ट थे। सो फैशिस्ट आर द पीपल, द नेशनलिस्टिक, दे आर जस्ट फॉलोअर ऑफ द नेशनलिज्म, दे डू नॉट टॉलरेट अदर, दे आर एक्सट्रीम इन देयर बिलीव लाइक मोदी इन इंडिया। जैसे इंडिया के अंदर एक जो है उनका लीडर मोदी बिल्कुल इस तरह का बिलीव रखने वाले, एक साइड पे शिद्दत पसंद हैं जिनको नेशनलिस्टिक कहते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि दे आर द फाशिस्ट, उसका नाम उसने रखा है हेमिंगवे ने, दे आर द फाशिस्ट। दूसरी साइड में वो हैं जो लिबरल हैं, जो डेमोक्रेटिक हैं। अब दोनों के दरमियान एक सिविल वार चल रही है। हेमिंगवे हमें ओवरऑल नहीं बताता, कंफ्यूज नज़र आता है कि दोनों में कौन अच्छा है। एनी हो, वो डिस्कस करता है, वो लड़ता है किसकी वजह से, किसकी तरफ से, जो इसका रॉबर्ट जॉर्डन इसका जो माउथ पीस है, जो इसका हीरो है, जो अमेरिकन है बेसिकली, और वो एक्सपर्ट है जो डायनामाइट्स होते हैं, जो स्पेशली जो बम एक्सप्लोजन के, यानी उसके जो माहर हैं, हाउ टू एक्सप्लोड बम्स एंड लाइक दैट। तो जो डायनामाइट बिछाने के या उसको एक्सप्लोड करने के जो एक्सपर्ट होते हैं, ये रॉबर्ट जॉर्डन बतौर अपनी सर्विस देने के लिए जाता है। उसमें हमने देखा कि इटली और जर्मनी के दरमियान जो जंग है, हेनरी जो है वहाँ गया है। अब यहाँ पे बाय होम द बेल टॉल के अंदर थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। अब ये स्पेनिश सिविल वार चल रही है, राउंड अबाउट 1936 से 1939 के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। और उसमें जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, उसने स्टोरी बना के आपको पेश की है कि किस तरह वो ब्रिज को उड़ाने के लिए उसकी सर्विस ली जाती है, एंड व्हाट ही डज ओवर देयर। जब ये वहाँ पहुँचता है तो ये क्या करता है, विल सी ऑल। इससे पहले कि मैं इसको डिस्कस करूँ, आई वॉन्ट टू डिस्कस द टाइटल फॉर हुम द बेल टॉल। ये टाइटल फॉर हुम द बेल टॉल कहाँ से लिया गया है, मैं ज़रा इसको डिस्कस करना चाहूँगा। द टाइटल फॉर हुम द बेल टॉल्स। अब ये जो फ्रेज़ है, इट्स बिट डिफ़िकल्ट, नॉट इजी। पहले तो हमने इसको समझना है कि इसका मतलब क्या है, वो क्या कहता है इसके ज़रिए। सो लेट्स सी, हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस। हाँ जी, ये है फॉर हुम द बेल टॉल। फॉर हुम द बेल टॉल का मतलब होता है कि घंटी किसके लिए बजाई जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जब किसी की डेथ होती है तो व्हाट हैपन, वी अनाउंस इन द स्पीकर। व्हेन एवर क्रिश्चियन डाई इन अ चर्च दे प्रेस बेल। जब कोई क्रिश्चियन जो मरता है तो एक बेल जो है चर्च में ऐसे बजाई जाती है, उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं फॉर हुम द बेल टॉल। इट मीन द पर्सन हैज़ डाइड एंड फॉर दिस पर्सन बेल विल बी द ट्रम्पेट और अ बेल विल बी ब्लोन और लाइक दैट। उसके लिए वो जो है ट्रम्पेट बजाया जाता है या वो बेल बजाई जाती है। सो बेल वुड बी रंग फॉर द पर्सन हु हैज़ बीन डाइड। नाउ इन दिस पोएम, John Donne is saying that whenever bell is rung, you must think it is a collective sound. It is a sound for all. We belong to, just like that we belong to this universe. So we unanimously we all belong to this universe. So if one thing is missed out or dropped from this universe, or from the whole continent, whole is disturbed. अगर थोड़ी सी चीज़ भी मिस होती है इसमें से, तो वो कहता है पूरी जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। तो वो क्या बताना चाह रहा है आपको, ही इज़ गोइंग टू टेल यू, देखिएगा इसके अंदर कहता है कि इंसान जो है वो एक कलेक्टिव पार्ट का हिस्सा है। जैसे ये पूरे जितने भी आपको प्लैनेट्स नज़र आते हैं, ये अगर दूर से देखें तो वो आपको किस शक्ल में नज़र आते हैं, जैसे वो डॉट
डॉट होते हैं, ठीक है। तो वो ओवरऑल सारे मिलके जैसे उसको कंप्लीट करते हैं यूनिवर्स को, सारे प्लैनेट्स और ये स्टार, सूरज, ये सारे। तो इसी तरह कहता है कि इंसान भी ओवरऑल, हम ये सारे ह्यूमैनिटी जो हैं, हम हिस्सा हैं एक दूसरे का। हम में से एक भी कहता है मिस आउट होता है या डिस्टर्ब होता है या रिमूव्ड हो जाता है, तो होल बॉडी इज, वी आर जस्ट लाइक अ बॉडी, एंड इफ वन इज रिमूव्ड सो ऑल आर डिस्टर्ब्ड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैं थोड़ी सी पोइम पढ़ूंगा जॉन डन की। वो कहता है उसके टाइटल है, उसकी जो बुक है उसका टाइटल सुन लीजिए, डिवोशन अपॉन द इमर्जेंट ओकेजन। नो मैन इज एन आइलैंड, यानी खुद इंसान कुछ नहीं है। मैं अकेला कोई आइलैंड नहीं हूँ, मैं अकेला कोई कंट्री नहीं हूँ, मेरे साथ सारे पाकिस्तानी मिलकर कंट्री बनाते हैं। सो वेदर यू पर्सन आर, यू से दैट यू आर द पाकिस्तानी और यू आर द अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, वट एवर यू आर ऑल पार्ट ऑफ दिस ह्यूमैनिटी। हम सारे जो हैं पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैं। अगर एक की डेथ हो गई है तो इट मीन दैट अदर पर्सन इज गोइंग टू डाई एज वेल। यू शुड वेट योर टर्न फॉर योर टर्न एज वेल। अगर किसी की डेथ होती है तो व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, भाई ये तो मर गया, शायद मैं बच जाऊंगा। So what we, you know that we all are involved in the deception. We people are foolish enough. We are thinking that this person has died, he has to die, I will never die. इंसान believe me इस चीज़ के साथ जीता है और हमेशा अपने आप को धोखा देता रहता है, हत्ता के मौत के मुंह में चला जाता है। बात समझ आ गई। और आज जॉन डन ने आपके सामने वही वो कहता, नो मैन इज आइलैंड। कोई इंसान कोई आइलैंड नहीं है खुद, इंटायर ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद में कोई इंसान पूरा परफेक्ट नहीं है। वो सारा कुनबा, पूरी फैमिली, पूरा कंट्री, पूरी दुनिया, फिर उसके बाद रीजन, और ये सारे मिलके कहता है इसको फॉर्म कर किए हुए हैं। अगर इंसान को अकेला कुछ नहीं है, ईच इज अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट, और उसमें से कहता है एक हर इंसान जो है वो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, पूरी दुनिया का, अ पार्ट ऑफ द मेन, और मेन का वो हिस्सा है। इफ अ कोल्ड बी वेस्टेड अवे फ्रॉम द सी, इफ अ कोल्ड बी वाश्ड अवे बाय द सी, अगर कहता है कि कोल्ड जो है वो वाश्ड वे बाय द सी, या सी से कोई चीज़ जो है वो बह जाए, या कोई आइस है कहता है वो बह जाए, यूरोप इज द लेस। उसके बाद कहता है एज विल एज द फर्मोटोरी का मतलब लिखें रॉक वर्क, जैसे कहता है ये रॉक्स हैं, एज विल एज फॉर द मैनर्स ऑफ थाइनॉन्स, ये बड़े बड़े कासल, ये बड़े बड़े कहता है महल, जो महल हैं आप लोगों के, ऑफ द थाइन फ्रेंड्स वर, ये कहता है ऐसे ही जो कभी किसी तुम्हारे दोस्त के भी हुआ, आज जैसे तुम्हारे बड़े बड़े महल हैं, इसी तरह तुम किसी दोस्त के भी महल हुआ करते थे, वो भी इन महलों में रहता था, वो भी इंजॉय करता था। ईच मैन्स डेथ डिमिनिशेस मीन, और हर इंसान की जब डेथ होती है तो उसमें कहता है एक बंदा, उसमें मैं भी ख़त्म हो जाता हूँ आधा। व्हेन वन पर्सन इज डाइज इट मीन दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डाई। वो अकेला नहीं मरा, वो आपके लिए मैसेज छोड़ गया भाई कि आपने भी मरना है, मेरे पीछे आना है। वो उसमें थोड़ा सा कहता है मैं भी मर गया हूँ क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूँ। व्हेन वन पर्सन इज डाइड यू शुड नॉट थिंक दैट आई विल लिव फॉर एवर, यू आर गोइंग टू डाई। If now the bell has been rung for some person in the church, it means the same bell will be rung for you in the future. अगर आज किसी के लिए बेल बज गई है, किसी की डेथ हो गई है, बेल बजा दी गई है, फॉर होम द बेल टॉल का मतलब है कि आज किसी की डेथ के लिए बेल बजा दी गई है। द डे इज गोना कम व्हेन द बेल विल बी रंग फॉर यू इन द चर्च एंड you will die. You should not put yourself in skepticism and doubt that you will be remaining. You are not going to remain, because no one will remain. Everybody will have to taste the death. Everybody shall have to taste death. हर इंसान ने मरना है, हर इंसान ने फना होना है। कुरान पाक में भी लिखा है, For I am involved in the mankind. और कहता है चूंकि मैं भी मैनकाइंड का हिस्सा हूँ, ह्यूमैनिटी का हिस्सा हूँ, इन इंसानों का हिस्सा हूँ। जब एक बंदा मरा है, डिमिनिशेस हुआ है, तो मेरी भी साथ डिमिनिशेस हुई है, मैं भी साथ मर गया हूँ। Therefore send not to know, for whom the bell tolls.
और फिर वो कहता है तुम इसलिए डाउट में ना पड़ो, सस्पिशन में ना पड़ो, सोचो ना, ब्रूडिंग ना करो कि एक बंदा मरा है तो वो बस वही मरा है। यू आर गोइंग टू डाई एज वेल, द डे इज गोना कम व्हेन इन द चर्च द बेल विल बी रंग फॉर यू एज वेल, व्हेन इन द डेज कम व्हेन इन अ मस्जिद इट विल बी अनाउंस्ड दैट यू हैव डाइड एज वेल। एक दिन आएगा कि तुम्हारा भी मस्जिद में ऐलान होगा, तुम्हारे लिए भी चर्च में कहता है बेल बजेगी। वी आर पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, व्हेन वन पर्सन इज डाइड इट मीन वी बिलोंग टू देम एंड वी डाई टू। हम ह्यूमैनिटी का हिस्सा हैं, कम ऑन, वी विल व्हेन समबडी इज डाइड वी आर गोइंग टू डाई एज वेल। हम भी मरेंगे और हम भी बल्कि उसके साथ कुछ मर जाते हैं। फॉर हुम द बेल टॉल्स इट टॉल्स फॉर दी, और एक दिन आएगा कि यही बेल तुम्हारे लिए भी बजेगी। यानी ये टाइटल वहाँ से लिया गया है। सो लेट्स सी नाउ वन बाई वन इसको देखते हैं कि ये क्या है। लेट मी क्लियर दिस। अच्छा, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि ये है फॉर होम द बेल टॉल। ये इस तरह की जो बेल है ये चर्च के अंदर मोस्टली बनी होती है। तो चर्च के अंदर मिनट से वो जब किसी की डेथ होती है तो वो उस बेल को बजाते हैं कि समवन हैज़ डाइड। इसके अंदर ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेट्स सी विल सी इट्स समरी एज वेल। ये है अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिसकी लाइफ को हमने पहले भी देखा था। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है ये एक अमेरिकन नावलिस्ट है और शिकागो में ये पैदा हुए हैं और इनकी जो इब्तदाई तालीम है इन्होंने वहाँ से हासिल की है और इन्होंने अपनी लाइफ में खुद सर्व किया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में इन्होंने सर्व किया है। बतौर एम्बुलेंस ड्राइवर सर्व किया है। तो जो करैक्टर लेता है वो भी तकरीबन एम्बुलेंस ड्राइवर होते हैं। हेनरी हो या आप रॉबर्ट जॉर्डन ले लें तो वो भी एक आर्मी की लड़ाई चल रही है, दो आर्मी आपस में सिविल वार चल रही है स्पेन के अंदर, तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व है। यानी वो फाइटिंग में रहा है, वार्स को उसने देखा तो वो वार्स के बारे में ही डिस्कस करता है। लेट्स सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे जो हैं वो 1819 ये लिखा है। 1899 में पैदा हुए हैं और 1961 में इन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अर्नेस्ट हेमिंगवे को एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ थी जो कि इसके फादर को भी डिजीज़ थी। उस डिजीज़ की वजह से इसने सुसाइड कमिट कर लिया। सुसाइड में इन्होंने पहले भी ट्राई किया, उसके बाद अल्टीमेटली दोबारा से इन्होंने अपनी गन से ही खुद को शूट कर लिया। बोर्न एट ओक पार्क, इलिनॉइस, started his career as a writer in the newspaper in the Kansas City in the age of the 17th. His father Clarence Edmund Hemingway was a physician. इसका फादर जो था वो फिजिशियन था, ये जो डॉक्टर वगैरह बने होते हैं। And his mother Grace Hall Hemingway was a musician. मदर म्यूजिशियन थी, मदर जो है वो म्यूजिशियन थी और जो फादर था वो एक फिजिशियन था। यानी ये उसके पेरेंट्स की के बारे में बताया गया। बोथ वर वेल एजुकेटेड एंड वेल रिस्पेक्टेड इन द कंजर्वेटिव कम्युनिटी ऑफ ओक पार्क। यानी जिस जगह में ये रहते थे वहाँ ये बड़े वेल रिस्पेक्टेड थे। सो लेट्स सी फर्दर। नेक्स्ट, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट एंटर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी एक ऐसा मामला आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रही होती है तो अमेरिकन जो है वो भी उस वार में कूद पड़ते हैं। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट एंटर द फर्स्ट वर्ल्ड वार ही ज्वाइंड अ वॉलंटियर्स एम्बुलेंस यूनिट। यानी जब अमेरिकन उसमें कूद पड़ते हैं तो ये चूंकि अमेरिकन था अर्नेस्ट हेमिंगवे, तो ये फिर वर्ल्ड वार में पहले जाता है भर्ती होने के लिए। तो वो पहले तो इसे नहीं रखते लेकिन बाद में वो इसे एम्बुलेंस ड्राइवर रख लेते हैं। ही ज्वाइंड अ वॉलंटियर होता है अनपेड वर्कर। He joined the volunteers ambulance unit in the Italian army serving at the front. He was wounded, was decorated by the Italian government and spent considerable time in a hospital. आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अक्सर कहता रहता हूँ कि उसके बारे में नॉलेज हासिल करें, सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में नॉलेज हासिल करें। सेकंड वर्ल्ड वार में यूँ हुआ था कि जर्मनी और जापान और इटली जो थे ये अलायंस फोर्स थे, यानी ये अलाइड थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में यानी ये इटली जो है वो जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ा है, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में वो जर्मनी का साथी बन जाता है। हिटलर जो है उसको साथ मिला लेता है, जापान को, इनको। तो अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही है, ये चूँकि जर्मनी के ख़िलाफ़ चल रही है तो इसमें ये इटालियन साइड से लड़ता है, इटालियन साइड से ये वॉलंटियर काम करता है।
In the spent considerable time in a hospital after the return to the United States, he became a reporter for the Canadians and American newspaper and was soon sent back to the Europe to cover such event in the Greek revolutions. उसके बाद जी ये कुछ मेरा विच ही डिस्क्राइब इन द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क द सन आल्सो राइज। जो सन आल्सो राइज है उसमें आप अगर देखें तो प्रोटैगोनिस्ट जो हैं वो तकरीबन इसके मिलते जुलते ही हैं। वो बड़े पैशनेट होंगे, वो बड़े लस्टी होंगे, वो बड़े लवर किस्म के हैं, गॉड को नहीं मानते, इररिलीजियस किस्म के हैं, रोमांटिक किस्म के हैं, वार से रिलेटेड लोग हैं, बड़े वो कॉन्स्टेंट हैं, बड़े रेजोल्यूट हैं। जैसे हम रॉबर्ट जॉर्डन को आज देखेंगे तो ही इज़ वेरी वेरी रेजोल्यूट। इवन लॉट ऑफ पीपल से दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्लो दिस ब्रिज। इस ब्रिज को उड़ाना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी जान देकर भी इस ब्रिज को, मेरा मिशन है, मैं इसको हर सूरत करूँगा। मैन कैन बी डिफीटेड, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नेवर बी डिफीटेड, वो बात करता है। Hemingway used his experience as a reporter during the Civil War in Spain as a background for his most ambitious novel, For Whom the Bell Tolls 1940, among the later work, the most outstanding in the short novel. अब अगर आप इस नावल को पढ़ें तो इसके अंदर ना, ये चूँकि खुद भी रिपोर्टर रहा है, काम करता था एज ए रिपोर्टर, जर्नलिस्ट लाइक दैट, और लिखता भी था, तो हेमिंगवे ने उसके अंदर भी एक जर्नलिस्ट का कंसेप्ट रखा है। अभी हम पढ़ेंगे उस नावल में सारे उसके करैक्टर, पहले करैक्टराइजेशन डिस्कस करूंगा, फिर समरी। उसके बाद फॉर होम द बेल टोल्ड 1940 में इसने लिखा है। अमंग हिज लेटर वर्क द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इज द शॉर्ट नावल द ओल्ड मैन एंड द सी 1952। ओल्ड मैन एंड सी जो है वो छोटा सा एक शॉर्ट नोवेला है। नोवेला होता है छोटा नावल। द स्टोरी ऑफ द ओल्ड फिशरमैन जर्नी हिज लॉन्ग, एंड वो भी बड़ा एक रेजोल्यूट और बड़ा कॉन्स्टेंट और बड़ा स्टेडफास्ट और बड़ा पक्का होता है जो मछली को पकड़ता है उसका हीरो। तो द स्टोरी ऑफ द ओल्ड फिशरमैन जर्नी, यानी उसमें बूढ़ा शख्स है, वो मछली को पकड़ता है, वो कहता है हर सूरत में पकड़ूँ। हिज लॉन्ग एंड द लोनली स्ट्रगल्स विद द फिश एंड द सी एंड द विक्ट्री इज डिफीट। यानी सारे आपको मैंने जो कॉमन चीज़ें बताई थी कि वो रेजोल्यूट होंगे, वो पक्के होंगे, वो कहेंगे हम तबाह तो हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते, वो बड़े रोमांटिक होंगे, वो बड़े लस्टी होंगे, वो कोई किसी ना किसी फीमेल के साथ इललिजिटिमेट रिलेशन में होंगे, ठीक है, बोल्ड किस्म के होंगे। और फिर हमने क्या देखा इसके हेमिंगवे के हीरो के अंदर, क्या वो फाइट करेंगे, वो पक्के रहेंगे अपने मकासद में, वो इररिलीजियस होंगे, यानी वो गैर मजहबी किस्म के लोग होंगे, वो मजहब को चैलेंज करने वाले जैसे लोग होते हैं वैसे वो लोग होंगे इसके हीरो। द स्टोरी ऑफ ओल्ड फिशरमैन जर्नी, हिज लॉन्ग एंड द लोनली स्ट्रगल विद द फिश एंड द सी एंड द विक्ट्री इन डिफीट। नेक्स्ट स्लाइड। हेमिंगवे हिमसेल्फ अ ग्रेट स्पोर्टमैन। हेमिंगवे खुद एक बड़ा स्पोर्टमैन था। तो उसकी क्या मैंने कल भी आपको बताई थी, उसकी क्या थी, जो उसके जो मेन जो शौक़ थे या जो लाइकिंग थी उसकी क्या थी कि ही यूज़ टू गो हंटिंग, फिशिंग और एमुनिशन, और उसके अलावा घोड़सवारी, उसके बाद हॉर्स राइडिंग। सो दीज एक्टिविटीज़ एंड बुल फाइटिंग एज वेल। बुल फाइटिंग को भी देखने के लिए चाहे अफ्रीका जाना पड़ता वहाँ जाता, तो डिफरेंट कंट्रीज़ को भी इसने विजिट किया, उसकी वजह से इसका नॉलेज जो है काफ़ी ब्रॉड हो गया। हेमिंगवे हिमसेल्फ अ ग्रेट स्पोर्टमैन लाइक अ पोर्ट्रे सोल्जर, हंटर, बुल फाइटर्स, यानी ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हेमिंगवे की थी। आई डिस्कस yesterday, I talked to you about he was a soldier, he was a hunter, he was a bullfighter, he was and tough at the time of primitive people's courage and honesty set against a brutal way of modern society, and who these confrontations lose hope and faith. His straightforward prose and the spare dialogues, his predilections for the understatements are particularly effective, and the short stories, some of which are the collected in The Men Without Women 1927 में जो लिखा है, and the fifth columns and the first 49 stories 1938। सो उसके वर्क से हमें ये पता चलता है कि वो इन चीज़ों को, उनके जो हीरो हैं वो बड़े स्टेडफास्ट हैं, वो बड़े कांस्टेंट हैं, सोल्जर होंगे, हंटर होंगे, बुल फाइटिंग होंगे। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हमारे राइटर में भी है, तो राइटर ने अपने हीरोज़ और प्रोटैगोनिस्ट के अंदर डाल दी हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये हो गया ये स्लाइड।
During the final year, Hemingway's behavior was similar to the father's before he himself committed suicide. His father may have had the genetic disease homo ये लिख लें होमोक्रोमेटोसिस। होमोक्रोमेटोसिस जो एक बीमारी है, एक जहनी बीमारी है, ठीक है। क्रोमेटोसिस Homochromatosis is a kind of a disease, mental disease, in which a person goes towards suicide. यानी वो ऐसी बीमारी है कि जहनी बीमारी है, उसमें इंसान को पता ही चलता वो क्या कर रहा है। सो ही कमिटेड सुसाइड, हिज फादर वाज आल्सो सफरिंग विद द सेम डिजीज़। तो उसी एज में तकरीबन राउंड अबाउट वो उस डिज़ीज़ में ही ये पड़ जाता है। अब हमारे हाँ ना यानी एक ख़ानदान है, तो वो जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो वो पागल होकर मरते हैं। यानी उनकी पूरे ख़ानदान में ये है कि जब वो राउंड अबाउट 70-80 ईयर हो जाते हैं तो वो पागल होकर मरते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। यानी उनमें जो भी जब उस 70-80 एज को पहुंचता है तो वो कहते हैं जी इनकी बीमारी है इस ख़ानदान की, ये पागल होकर मरते हैं। यानी ये मैंने देखा है कि उसका फादर भी ऐसे मरा, उसका अंकल भी, उसके भाई भी। यानी ये मैं आई हैव पर्सनली सीन अ पर्सन। सो समटाइम्स सच काइंड ऑफ डिजीज़ वी हैव फाउंड आवरसेल्फ, in which the inability to metabolize iron culminates the mental and the physical deteriorations. Deterioration का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, go down होना, कम होना। Medical record made available in 1991 confirmed that Hemingway's homochromatosis had been diagnosed in early 1961. His sisters Ursula's and his brothers Leicesters also committed suicide। यानी उसकी सिस्टर और उसके भाई, यानी ये इसका मतलब ये डिज़ीज़ है और इस डिज़ीज़ में इंसान क्या सोचता है, सुसाइड का सोचता है, अपने आप को ख़त्म करने का सोचता है। तो कोई भी बंदा कॉन्शियसली ये काम नहीं करता, या तो वो मेंटली रिटायर्ड हो जाता है तो फिर इसकी तरफ जाता है, या वो हालात उसे ले जाते हैं। एडेड टू द Hemingway's फिजिकल एलिमेंट बीमारी was the additional problem that he had been a heavy drinker most of his life। यानी वो heavy drinker भी था, womanizer भी था और frequent of women भी था। ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी थी। Next, Hemingway family and the friend flew to the Ketchum for the funerals, which was officiated by the local Catholic priest who believed the death accidental। In a press interview 5 years later, Mary Hemingway admitted that her husband had committed suicide। यानी उसकी डेथ के तकरीबन 5 साल के बाद उसकी वाइफ मानी थी कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड किया था। हाँ जी, फॉर होम द बेल टॉल, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। पहले कैरेक्टराइजेशन लिख लें, उसके बाद मैं चलता हूँ आगे। अच्छा जी, इसकी हम पहले समरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर पहले हम कैरेक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी समरी डिस्कस करेंगे। ज़रा ये कुछ करैक्टर नोट कर लें। सबसे पहला करैक्टर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का, इस नावल का, उसका नाम है रॉबर्ट जॉर्डन। रॉबर्ट जॉर्डन एक अमेरिकन वॉलंटियर है और ये स्पेनिश में काफ़ी साल से स्पेन के अंदर रहता है और वो स्पेनिश लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है, स्पेनिश लोगों और उस कंट्री से। वो चाहता है वो किसी न किसी तरह से स्पेन के लोगों की हेल्प करे। अब स्पेन में 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक हैं डेमोक्रेटिक लोग हैं जो लिबरलिज्म चाहते हैं, जो सबकी आज़ादी चाहते हैं, और दूसरा ग्रोह जो है वो कौन सा है, वो नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, वो फाशिस्ट हैं, वो किसी एक ख़ास रूलर की हुक्मरानी चाहते हैं। अब वो उधर से वो लड़ रहे हैं और उधर से ये लड़ रहे हैं। इसको कहते हैं सिविल वार, स्पेनिश सिविल वार, और इसकी रेंज, इसकी डेट मैंने बताई है 1936 से लेकर 1939 तक। ये स्पेनिश सिविल वार दिखाई गई है। उसके अंदर एक अमेरिकन वॉलंटियर है। वॉलंटियर का मतलब होता है जो अनपेड वर्क करने के लिए जाता है, जो बगैर सैलरी के वहाँ जाता है। अब इसको ड्यूटी ये दी जानी है कि इस अमेरिकन रॉबर्ट जॉर्डन को ये ड्यूटी दी गई है कि ये एक जनरल गॉल है, जनरल गॉल ने इसको एक ड्यूटी दी है कि तुम जाके वहाँ पे एक ब्रिज है जहाँ से सारे जितने भी ये नेशनलिस्ट हैं या फाशिस्ट लोग हैं ये आते हैं और ये एक तो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे लोगों को,
और उनको मारते हैं और सारी रसद जो है उस पुल के ज़रिए आती है। उस पुल को आपने एक्सप्लोड करना है, यानी उसका लिंक ख़त्म कर दें, ताकि इन जितने भी ये नेशनलिस्ट हैं, जितने भी शिद्दत पसंद हैं, जितने भी ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, जितने भी ये फाशिस्ट लोग हैं, इन लोगों को रसद ना पहुँचे। किसी भी जंग को कंटिन्यू रखने के लिए आपको एम्यूनिशन चाहिए, आपको खुराक चाहिए, आपको सोल्जर की सप्लाई जो है हर सूरत मेंटेन करनी पड़ती है, अदरवाइज़ आप जंग नहीं लड़ सकते। तो वो एक मिशन पे आया है और नाम है उसका रॉबर्ट जॉर्डन। रॉबर्ट जॉर्डन जो है ये बेसिकली अमेरिकन है। ही इज़ द अमेरिकन बाय बर्थ एंड बट ही हैज़ सेटल्ड इन इन स्पेन एंड ही लव्स स्पेन एंड ही वांट्स टू हेल्प स्पेन। अब वो स्पेन की हेल्प करना चाहता है। जनरल गोल जो है उसने एक उसको टास्क दिया है ये ब्रिज को उड़ाने का। नाम है रॉबर्ट जॉर्डन, याद रखिएगा। दूसरा करैक्टर है पाब्लो। पाब्लो जो है ये एक जिप्सी है। जिप्सी होते हैं आपको नोमैडिक किस्म के लोग, लेकिन ये गोरिल्ला वार लड़ रहा है किन के लिए? उन रिपब्लिकन के लिए, या वो डेमोक्रेसी के जो हामी हैं, डेमोक्रेटिक पीपल जो हैं उनके लिए ये जंग लड़ रहा है। नाम है पाब्लो। पाब्लो एक गोरिल्ला है और इसने ये उनका हेड है। इसकी वाइफ है, उसका नाम है फ्लायर। अब फ्लायर इसकी वाइफ है। फ्लायर जो है वो शक्लो सूरत से इतनी खूबसूरत नहीं है, ये जिप्सी है। जिप्सी होते हैं नोमैडिक, आपने देखा होगा जिप्सी यहाँ पे प्लेस टू प्लेस जा रहे होते हैं। ये जिप्सी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और ये बीवी है किसकी? पाब्लो की। और पाब्लो एक गोरिल्ला जो फोर्स है उसका हेड है और ये उनकी तरफ से लड़ रहा है, जो रिपब्लिकन हैं, जो डेमोक्रेटिक हैं। अब दूसरी साइड पे कौन है? फाशिस्ट। फाशिस्ट कौन है? नेशनलिस्ट, जो किसी खास रूलर की हुक्मरानी चाहते हैं उनको कहते हैं फाशिस्ट। अब फाशिस्ट के अगेंस्ट जो लड़ रहा है वो पाब्लो है, गोरिल्ला बन के। पाब्लो बहुत सारी जंग उनके खिलाफ लड़ा है, काफ़ी साल लड़ा है। अब पाब्लो भी थक सा गया है। पाब्लो बड़ा बहादुर रहा है, बट नो पाब्लो इज बिहेविंग लाइक अ कवर्ड पर्सन। अब वो कवर्ड हो गया है, थोड़ा सा पीछे हटता है, पहले वाला जज्बा उसके अंदर नहीं रहा। फ्लायर जो उसकी वाइफ है वो बड़ी कमिटेड है और बड़ी स्टेडफास्ट है और वो हाथ दे के बता सकती है कि किसके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद है मारिया। मारिया एक बहुत खूबसूरत यंग 19 साल लड़की है और मारिया को जब इसके फादर को कत्ल कर दिया गया और इसके फादर यानी इसके पेरेंट्स को कत्ल कर दिया गया और जितने फाशिस्ट सोल्जर थे उन्होंने इसे पकड़ लिया। सबसे पहले इसका हेड जो है शेव कर दिया गया और इसको सारे सोल्जर ने, जो फाशिस्ट सोल्जर थे, उन्होंने इसका रेप किया। अब उसको लेके जा रहे थे और बारी बारी इसको रेप कर रहे थे और तो रास्ते में पाब्लो और इस तरह के जो दूसरे डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो गोरिल्ला जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने उस ट्रेन से उसे बचाया। अब ये मारिया जो है पाब्लो की जो प्लायर उसकी वाइफ है उसके साथ रहती है। प्लायर उसको बड़े अच्छे से रखती है, लेकिन वो सदमा जो है जब उसे याद आता है तो मारिया अक्सर परेशान रहती है कि कैसे उसके पेरेंट्स को मारा गया, उसके सामने उसका रेप किया गया, उसके सर को शेव कर दिया गया, उसके हेड को उन्होंने साफ कर दिया और वो बड़ी अजियत में रहती है, अक्सर उसको याद करती रहती है। पाब्लो के हाँ ही ये रह रही है। खूबसूरत है, यंग है, 19 साल खूबसूरत स्पेनिश लड़की है। उसके बाद एनसेल्मो जो है ये तकरीबन काफ़ी एजड बंदा है। एनसेल्मो जो है ये हंटर रहा है, लेकिन एनसेल्मो कहता है कि मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों को, इंसानों को मारूं, लेकिन हालात इस तरह के हो गए हैं हमारे कंट्री के कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। इट डज़ नॉट लुक साउंड टू मी बिकॉज आई वॉज जस्ट हंटर। आई डू नॉट वांट टू किल ह्यूमन बीइंग बट आई बीइंग अ फाइटर आई नीड टू किल। तो मैं एक फाइटर बन गया हूँ, लड़ रहा हूँ कंट्री के लिए। एजड बंदा है। एनसेल्मो जो है रॉबर्ट जॉर्डन को जाके वो दिखाएगा कि ये पुल जो है ये तुमने गिराना है, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुमने इसको डायनामाइट या जिसके ज़रिए भी, बम के ज़रिए किस तरह इसको यहाँ पे फोड़ के तुमने इसको पुल को गिराना है, जहाँ से फाशिस्ट जो लोग हैं वो आते हैं और अपनी रसद और सप्लाई और इस तरह उनके व्हीकल यहाँ से गुजरते हैं। अब एनसेल्मो जो है, एनसेल्मो एक ओल्ड पर्सन है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, गोरिल्ला का ही हिस्सा है, फाइटर है, और वो रॉबर्ट जॉर्डन को बताता है ही डज़ नॉट लाइक फाइट बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग एज अ हंटर बट ही डज़ नॉट वांट टू किल पीपल बट नाउ द सिचुएशन ऑफ द कंट्री डिमांड्स दैट आई शुड फाइट। आई एम फाइटिंग बिकॉज our situation is like that, a country demands that, otherwise I do not want to fight. Who is saying? एनसेल्मो कहता है। एनसेल्मो ANSCLMO एनसेल्मो जो है ये एक एजेड बंदा है और ये वो बंदा है जो गाइड करता है और बड़ा ट्रस्टवर्दी और बड़ा जिसे कहते हैं डिटरमिन्ड पर्सन है अपने उन ग्रुप के लिए जिनके लिए वो लड़ रहा है। ग्रुप कौन सा है? डेमोक्रेटिक। दूसरे साइड पे कौन है? फाशिस्ट। और
इसके बाद जो करेक्टर है वो है अगस्टन। अगस्टन एक ट्रस्टवर्दी और हाई स्पिरिट जो गोरिल्ला है, फाइटर है। ही वार्न जॉर्डन्स ऑफ द पाब्लोज पॉसिबल ट्रेचरी, ही इज सीक्रेटली इन लव विद द मारिया। अब जो अगस्टन जो है, अगस्टन पाब्लो का प्लान ये है कि जॉर्डन चूंकि एक फॉरेनर है, अमेरिकन है, यहाँ पे आया है, पता नहीं ये क्या करेगा हमारे साथ, तो उस पे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और कभी कभार तो उसके साथ वो कहते हैं कि हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे कि ये इसको फोड़े। अगर ये ब्रिज जो है अगर ये गिर गया तो सारे फाशिस्ट जो हैं वो चूँकि पावर में हैं, वो हम लोगों को, हम जंगलों में छुपे हुए हैं, ये जितने भी डेमोक्रेटिक हैं वो गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं। गुरिल्ला वार हमेशा छुप के होती है। जैसे अमेरिकन यहाँ पे आके काबज हो गए तो उनके साथ जो तालिबान लड़ रहे थे वो गुरिल्ला वार लड़ रहे थे, छुप छुपा के हमले करना, एम्ब्यूश लगाना, उनको हमले करके उनकी रसद जो है वो रोक देना, तो इस तरह के काम कर रहे थे। वो कहता है कि अगर हमने ये ब्रिज गिराया, पाब्लो कहता है, तो वो सारे फाशिस्ट जो इकट्ठे होकर हमारे ऊपर ज़्यादा हमले करेंगे, तो ये ज़्यादा खतरनाक है, तो ये तो फॉरेनर है, इसका क्या जाना है, तो वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। हमने ये देखा इसके अंदर। अच्छा, ये अगस्टन जो है उसे वार्न करता है रॉबर्ट जॉर्डन को कि इससे महफूज रहना, ये बंदा ट्रीचरस है, हो सकता है कि ये धोखा दे पाब्लो को, वो पाब्लो के ख़िलाफ़ है और वो साथ साथ मारिया से सीक्रेटली मोहब्बत भी करता है। अब देखते हैं कि मारिया जो है वो किससे मोहब्बत करती है आगे। फर्नांडो जो है ये एक गोरिल्ला है और फाइटर है, इन हिज द mid-30 यानी mid-30 में है ये, और शॉर्ट एंड द वाइज लेजी आई हैं इसकी। और फर्नांडो इज़ अ डिग्निफाइड एंड लिटरल माइंडेड। ये फर्नांडो भी एक गोरिल्ला है और ये भी इनके साथ लड़ता है। उसके बाद एल सार्डो हमारे पास एक करैक्टर है। एल सार्डो जो है, जैसे पाब्लो एक लीडर है गोरिल्ला फोर्स का, गोरिल्ला जो है जैसे वो लीडर बनाया होता है ना, ये उसका कप्तान है, ये उसका कमांडर है, ये उसका कमांडर, ऐसे उन्होंने अलग-अलग से अपने बनाए हुए हैं। तो ये भी एक कमांडर समझ लें या एक लीडर समझ लें एक गोरिल्ला बैंड का, ग्रुप का। ये भी एक गोरिल्ला, और ये भी किन के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये भी उन्हीं फाशिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। that operates near the Pablos agrees to help the Jordans in his mission। ये कहता है कि ये जो अल्सार्डो है ये कहता है कि मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ ताकि उनकी रसद बंद हो और वो वहाँ पे ना आए और लोगों को ना मारे। फाशिस्ट बड़े जालिम किस्म के लोग हैं जिन्होंने मारिया का रेप किया, मारिया का सर शेव कर दिया, मारिया को वो बार बार उसको रेप करते रहे, और इवन के ट्रेन में जब वो उसको लेके जा रहे थे और बार बार उसका रेप भी कर रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने अजियत दी। तो पाब्लो और गोरिल्ला के लोग उस पर हमला करके उसको छुड़वा देते हैं और उसको साथ ही ले आते हैं मारिया को। मारिया के पेरेंट्स को फाशिस्ट ने कत्ल कर दिया था और अब वो बेचारी परेशान रहती है। आगे जॉक्यून्स जो है, एक इसमें करैक्टर है जॉक्यून्स जो है, ही इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द अल्सार्डो बैंड एंड जॉक्यून्स ओरिजिनली वांटेड टू बी द बुल फाइटर बट वाज टू स्केयर्ड। He lost most of his family in the hand of the fascist। इसके पूरे ख़ानदान को भी फैशिस्ट लोगों ने मार दिया है और ये भी अब बदला लेना चाहता है। जॉकन ने भी ज्वाइन किया हुआ अल्सार्डो की गोरिल्ला फोर्स को। जनरल गोल जो है ये रशियन जनरल है और अलाइड विद द रिपब्लिकन्स। ये वो रिपब्लिकन के का साथी है और ये चाहता है कि वो रिपब्लिकन जो लोग हैं वो उनका साथ दे और किसी तरीके से ये लोग जीत जाएं। तो रॉबर्ट जॉर्डन को वो सिलेक्ट करता है कि वो जाए और उसे वो कहता है, ऑर्डर देता है कि बिकॉज उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, वॉलंटियर काम जो कर रहा है, तो फिर वो क्या कहते हैं कि भाई जाओ, तुम्हारा ये मिशन है कि तुमने ये ब्रिज उड़ाना है ताकि किसी तरीके से इस ब्रिज से व्हीकल जो है उनके इधर ना आए। जनरल गोल जो उनका जनरल है और वो उनको ऑर्डर देता है। आगे कैशकिन्स are Russians guerrilla operatives who once worked with the Pablo's band to blow up the trains. Although Kashkins never appears in the novels, it's a foil to the Robert Jordans। अब इससे पहले जो था, रॉबर्ट जॉर्डन से पहले एक और काम कर रहा था वो रशियन गुरिल्ला ऑपरेटिव था और उसका नाम कैशकिन था। कैशकिन जो है रॉबर्ट जॉर्डन से पहले वर्क कर रहा था, वही जो आज रॉबर्ट जॉर्डन कर रहा है। तो कैशकिन की डेथ हो गई है, तो उसके बाद उसकी जगह पे कौन आया, रॉबर्ट जॉर्डन आया। उसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टर है कारकोव एक वेल कनेक्टेड फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट है और ये रशियन न्यूज़पेपर जो है वो उसका वर्क करता है। रॉबर्ट जॉर्डन का ये फ्रेंड है। कारकोव जो है द मोस्ट इंटेलिजेंट, और रॉबर्ट जॉर्डन जो है
उसको जानता है। और रॉबर्ट जॉर्डन नोज टीचेस रॉबर्ट जॉर्डन्स अबाउट द हार्श रियलिटी ऑफ द रूटीन पॉलिटिक्स, wartime politics. Karpovs believe that abstract philosophy is superior to the actions and the intuition. अब ये फ्रेंड है, कारकोव जो है रॉबर्ट जॉर्डन का फ्रेंड है, ये रशियन कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये एक जैसे रिपोर्टर है, बट व्हाट हैपन टू दिस पर्सन, ही बिलीव्स ऑन द अब्स्ट्रैक्ट फिलासफी। वो अब्स्ट्रैक्ट फिलासफी और एक्शन वाली फिलासफी पे बिलीव नहीं करता, लेकिन रॉबर्ट जॉर्डन किस पे बिलीव करता है? ही सेज दैट वी मस्ट हैव एक्शन। एक्शन जो है वो कहता है अब्स्ट्रैक्ट फिलासफी से ज़्यादा मानी रखते हैं। उसके बाद ये हमारे पास रॉबर्ट जॉर्डन का एक फादर है जो कि जिसके उसकी वाइफ के साथ, रॉबर्ट जॉर्डन का एक फादर भी इसमें डिस्कस होता है जिसकी उसकी वाइफ के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, उसने तंग आके अपनी वाइफ से खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद उसका दादा जो है, अमेरिकन जब सिविल वार होती है तो उस सिविल वार में वो लड़ा है, उसका दादा जो है यानी उसका ग्रैंडफादर जो है वो उसको आइडलाइज करता है रॉबर्ट जॉर्डन लाइक हिज ग्रैंडफादर, नॉट हिज फादर, बिकॉज हिज फादर कमिटेड सुसाइड। जो सुसाइड कमिट करे वो हमेशा बुज़दिल होता है, तो उसने यहाँ पे शो किया कि मैं आई फॉलो माई ग्रैंडफादर बिकॉज माई ग्रैंडफादर ही फॉट फॉर द अमेरिकन सिविल वार। अब यहाँ पे ये स्टोरी है। अब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ इसका। ये अब स्पेनिश सिविल वार चल रही है और स्पेनिश सिविल वार 1936 और 1939 की कोई सेटिंग दिखाई गई है। दो ग्रुप हैं, एक है रिपब्लिकन, दूसरा है नेशनलिस्ट। यस, वेलकम बैक। इसके अंदर दो ग्रुप के दरमियान जंग दिखाई गई है।
हाँ जी, वेलकम बैक. Hope you are listening to me. My voice is quite audible to you. Let me know. So let's start. ये स्टूडेंट, ये बाय होम द फॉर होम द बेल टॉल के अंदर हम देखते हैं कि स्पेनिश सिविल वार चल रही है और वार जो है वो 1936 से 1939 है. वहाँ पे काफ़ी अरसे से एक अमेरिकन रहता है, नाम है उसका रॉबर्ट जॉर्डन. रॉबर्ट जॉर्डन को जनरल गॉल जो है हायर करता है कि तुम ऐसा करो कि रिपब्लिकन की हेल्प करो, और वहाँ पे एक ब्रिज है, उससे फाशिस्ट अक्सर वहाँ पे अपनी सप्लाई और उसके ज़रिए आते हैं और तुम किसी तरीक़ा से उस ब्रिज को उड़ाओगे या एक्सप्लोड करोगे. ये डायनामाइट एक एक्सपर्ट है जो बम वगैरह ब्लास्ट करते हैं, तो इससे रिलेटेड है. एक्सप्लोसिव डिवाइस को एक्सप्लोड करना, ये इसका काम है. इसकी खिदमत को हायर किया जाता है और ये जाके उन गोरिल्लास की हेल्प करेगा जो फैशिस्ट के साथ साथ लड़ रहे हैं. उसमें जो मेन करैक्टर है मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं. उसमें मारिया है, उसमें रॉबर्ट जॉर्डन है, उसमें एनसेल्मो है जो कि काफ़ी 70 ईयर ओल्ड है और ओल्ड है. पहले वो हंटर था लेकिन उसे अल्टीमेटली लड़ना पड़ा. अब वो लोगों को कत्ल करता है, लड़ता है. वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि इंसानों को मारें, लेकिन हालात जो हैं दे हैव मेड अस सो. उसके बाद एल सार्डो जो है ये भी एक गोरिल्ला का लीडर है और दूसरा पाब्लो लीडर है. पाब्लो की एक वाइफ है पलायर जो कि एक जिप्सी है, शक्लो सुरो से अच्छी नहीं है बट स्टेड फास्ट और बड़ी रेजोल्यूट और बड़ी कॉन्स्टेंट और बड़ी पक्की औरत है. अब उसके साथ एक मारिया लड़की है जो कि स्पेनिश है, बड़ी खूबसूरत है और उसके पेरेंट्स को कत्ल कर दिया गया. फैशिस्ट उसके घर में घुसे और उसके पेरेंट्स को कत्ल करने के बाद इस मारिया का उन्होंने रेप किया और मारिया का सर जो है उन्होंने टोटली शेव्ड कर दिया. अल्टीमेटली उसको लेके जा रहे होते हैं तो पब्लो जो गोरिल्ला हैं ये उनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं. उससे मारिया की जान छुड़ाई जाती है और वो उनको भगा देते हैं फाशिस्ट को. और उसके बाद मारिया को पाब्लो जो है अपने घर रख लेता है. अब उसकी खिदमत जो है वो पलायर के साथ रहती है, उस जिप्सी वोमेन के साथ जो कि 1 मिनट से एक गोरिल्ला वार लड़ रहे हैं और वो जंगलों में छुप कर बैठे हुए हैं. अब वहाँ पे डिफरेंट बैंड्स ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर फाशिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं. फाशिस्ट आर द पर्सन दे आर सपोर्टर ऑफ द नेशनलिज्म. वो नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, बड़े रीजन सेंट्रिक हैं और बड़े नेशनलिस्टिक हैं और वो ख़ास लीडर को आगे लाना चाहते हैं. एक दूसरे लोग हैं जो रिपब्लिकन हैं, दे वांट सम चेंजेस, दे वांट सम लिबर्टी. सो दो जो ग्रुप जो हैं आपस में लड़ रहे हैं. अमेरिकन जो वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम फ्राहम करने आया है, नाम है रॉबर्ट जॉर्डन. रॉबर्ट जॉर्डन की सबसे पहले मुलाकात होती है एनसेल्मो से. एनसेल्मो एक 70 ईयर ओल्ड है, अपनी स्टोरी बताता है कि मैं पहले हंटर होता था. वो जाके उसे स्पेशली उस ब्रिज के पास जाता है और वहाँ उसका इंस्पेक्शन करता है उसकी कि कैसे हम इसको ब्लास्ट करेंगे. वो उसको कुछ गज़ के फासले पर ले जाता है और वहाँ पे बहुत ख़तरा भी है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो गार्ड्स हैं उस पुल की हिफाजत कर रहे हैं. उस ब्रिज की हिफाजत करने के लिए फाशिस्ट लोगों ने बहुत सारे गार्ड जो हैं वहाँ पे रखे हुए हैं. तो गार्ड्स की वो कहता है कि जब गार्ड्स की ड्यूटी चेंज होगी तो लेट्स सी, हम उसका मायना करेंगे, हम इसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे. एनसेल्मो उसे जाके सारी सिचुएशन बताता है और कंट्री के हालात बताता है और हम देखते हैं कि रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो भी खासा कंफ्यूज रहता है कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है. एनी हो ही ज्वाइंस द रिपब्लिकन. वो रिपब्लिकन को ज्वाइन करता है. उसके साथ जब वो उनके घर जाता है तो अल्टीमेटली उसकी सबसे पहले पाब्लो से मुलाकात करवाई जाती है कि पाब्लो एक लीडर है गोरिल्ला का और वो उसकी हेल्प करेगा. जब वो पाब्लो से मुलाकात करता है तो उसकी कन्वर्सेशन, उसके डिस्कोर्स से, उसकी बातचीत से पता चलता है पाब्लो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से इस पुल को गिराया जाए. अगर इस पुल को गिराया जाएगा तो वो फाशिस्ट जो हैं वो ज़्यादा खूनख्वार बनकर, दरिंदे बनकर आएंगे और वो हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे और हमारे लोग बहुत सारे मारे जाएंगे. पाब्लो चाहता है कि ये बात यहाँ पे अभी डिले हो जाए और अभी वो इस पुल का इनिशिएटिव ना लें. लेकिन जनरल गॉल जिसने उसको भेजा है रॉबर्ट जॉर्डन को, वो उसके टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है.
रॉबर्ट जॉर्डन जनरल गॉल की तरफ से भेजा गया है और वो जनरल गॉल के मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एंसेल्मो और वो दोनों बातें करते जाते हैं। अल्टीमेटली पाब्लो से उसकी मुलाकात करवाई जाती है। उस पूरे सीन को देखने के बाद, ब्रिज को मायना करने के बाद कि इसको किस तरह एक्सप्लोर करना है, कैसे हमने इसको तोड़ना है, कैसे हमने इसको उड़ाना है, कैसे हमने एक्सप्लोर करना है यहाँ पे बम, और कैसे ये टूटेगा पुल, तो वो सारी सिचुएशन के बाद वो घर आते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की जो है सर्व करने आती है, नाम है उसका मारिया, और मारिया जो है बड़ी डिप्रेस्ड एक लड़की है। उसके बारे में उसको डिफरेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसको सबसे पहले पाब्लो से मिलाया जाता है, पाब्लो के बाद वो मारिया, उसके बाद वो पलायर और जो उसकी वाइफ है पाब्लो की, उससे मिलाया जाता है। उसके बाद मारिया को देखने के बाद वो बड़ा इंप्रेस होता है। रॉबर्ट जॉर्डन जैसे ही मारिया को देखता है तो वो उसका दिल उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके साथ डिस्कशन करना चाहता है, मारिया से वो मज़ीद पूछता है। मारिया उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है, किस तरह उसका रेप किया गया। वो डर भी रही है कि जैसे ही वो स्टोरी बताएगी तो जॉर्डन जो है वो उससे दूर हो जाएगा, लेकिन जॉर्डन कहता है कि ये तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं इसमें। तो वो उसके साथ अपने रिलेशन जो है डेवलप करता है, इवन कि वो एक दूसरे से मिलते हैं और दे सेट अप देयर फिजिकल रिलेशन एज वेल। सो दे स्टार्ट लिविंग विद ईच अदर, इवन के वो दे वर जस्ट हैविंग अ फिजिकल रिलेशन विद ईच अदर। पाब्लोस वाइफ पलायर शी कॉट दैम, और उसके बाद वो सारा कुछ बताता है कि इस तरह जी आई एम वेरी सीरियस विद हर एंड वी वांट टू स्पेंड लाइफ एनी हो। उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं कि उसको दूसरे बैंड, जो दूसरा गुरिल्ला है, उसमें गुरिल्ला ग्रुप है, दूसरे बैंड से भी मिलाया जाता है। उसका नाम है अल्सार्डो। अल्सार्डो जो है उसके यहाँ बहुत सारे गुरिल्लाज जो हैं, जो उसने फौजी जो हैं हायर किए हुए हैं, और वो गुरिल्ला भी उसी फाशिस्ट के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। वो उसके साथ हेल्प का एक माहदा करता है कि वो हर सूरत उसकी हेल्प करेगा इस ब्रिज को उड़ाने के लिए। अल्सार्डो जो है वो रेडी हो गया है कि वो हर सूरत उसकी हेल्प करेगा। हम देखते हैं कि कुछ करैक्टर जैसे राफेल्स है और उसके अलावा दूसरे करैक्टर हैं, कुछ करैक्टर जो हैं वो उसको रोकते हैं कि किसी रॉबर्ट जॉर्डन को रोकते हैं कि ये पाब्लो जो है ये अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुमने कामयाब होना है, इस ब्रिज को उड़ाना है, तो हर सूरत ये तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, तुम इसको कत्ल करो पहले। तो वो रॉबर्ट जॉर्डन सोचता रहता है कि आया कि मैं पाब्लो को कत्ल करूं, उसके बाद अगला इनिशिएटिव लूं, लेकिन वो सोचता रहता है, ब्रूडिंग करता रहता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। जब वो सारी प्लानिंग कर लेता है कि वो इसको उड़ाएगा और इस ब्रिज को ख़त्म करेगा रास्ते से, ताकि ये यहाँ पे फाशिस्ट ना आ सकें, तो सारा वो अपना मवाद जो है जो साथ लेकर आता है, एक्सप्लोजिव जो भी उसके पास मटेरियल होता है, वो पाब्लो कहीं छुपा देता है। पाब्लो के बारे में वो बहुत गुस्सा होता है और उसे गुस्सा आता है कि मैंने सारा प्लान बनाया और उसने सारा प्लान ख़राब कर दिया। अब पाब्लो जो है वो छुप गया है, और कुछ आवर के बाद हम देखते हैं कि पाब्लो वापस आ जाता है। पाब्लो कहता है कि आपका प्लान ठीक था, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, और वो कुछ ग्रेनेड और 6-7 सोल्जर भी साथ लेकर आता है। अब उसने फैसला किया है कि वो किसी भी तरीक़ा से इस चाहे वो ग्रेनेड के ज़रिए या जिस तरह भी इसको एक्सप्लोड करेगा। तो ये फैसला करता है कि हम अब इसको ग्रेनेड के ज़रिए इसको ख़त्म करेंगे। अभी वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि अल्सार्डो जो है उसके साथ उनकी झड़प, फाशिस्ट की झड़प शुरू हो गई है। फाशिस्ट और अल्सार्डो का जो बैंड है वो आपस में लड़ते हैं और दोनों साइड से गोलियां चल रही हैं। इवन कि गोलियां जो हैं, बुलेट्स जो हैं, इनकी तरफ भी आ रही हैं। और हम मज़ीद देखते हैं अल्सार्डो उन फैशिस्ट के साथ लड़ता लड़ता मारा जाता है, और अब ये भी उनके साथ लड़ना शुरू हो जाती हैं। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जब पुल को उड़ाने की कोशिश की जाती है, एक्सप्लोड करने की कोशिश की जाती है, तो ये खुद भी उस पुल के पास ही होता है। तो अल्टीमेटली जब वो उसे उड़ाते हैं तो ये उसमें कहीं फंस जाता है, यानी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो ये घोड़े के ऊपर, इसका घोड़ा जो है वो गिर पड़ता है, और इसके घोड़े के गिरने की वजह से इसकी जो टांग जो है वो ज़ख्मी हो जाती है। अब सारे लोग जो हैं, मारिया, पाब्लो और सारे जो लोग हैं वो इसके पास आते हैं ताकि इसकी हेल्प करें। वो कहता है कि मैं तो ज़ख्मी हो गया हूँ और यू कांट एस्केप मी, और वो जो फाशिस्ट हैं वो भी इसकी तरफ अप्रोच करते आ रहे हैं। अब ये कहता है ये रॉबर्ट जॉर्डन कि तुम सारे चले जाओ, मारिया आई एम ऑलवेज विद यू, सो आई विल लिव, आई लव यू एंड आई विल रिमेन विद यू, बट यू शुड गो नाउ बिकॉज दे आर अप्रोचिंग मी एंड दे विल किल मी एंड आई डोंट वांट दैट दे किल यू एज वेल। तुम ऐसा करो कि इनके साथ घोड़े पे बैठ के चली जाओ। वो उनको कहता है, मारिया को कहता है, पाब्लो को कहता है, दूसरी जो प्लायर है उन सब को कहता है कि भाई आप जाएं,
मेरे तो अब मैं तो ज़ख्मी हूँ और मैं यहाँ से शायद ना निकल सकूँ। वो उनको अपनी गन जो है वो उसको गन अपनी देकर चले जाते हैं ताकि जो भी इसको अप्रोच करता हुआ सोल्जर आए फाशिस्ट का, ताकि ये उससे तो मार सके। अब ये उनका वेट कर रहा है और वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नावल जो है एंड हो जाता है। हम इसमें देखते हैं एक सैक्रिफिकेशन का थीम है, एक लव का थीम है, एक फाइटिंग का थीम है, एक रोमांस का थीम है और उसके अंदर एक रिवेंज का थीम है, एक मिशन का थीम है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर लव, रोमांस और वार जो है वो जैसे हर उसके नावल के अंदर मिलती है। हमने उसकी समरी डिस्कस कर ली, यही उसकी समरी है। अब इसका जो करैक्टर है जो हमने पढ़ना है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, वो ज़रा निकालें अगर आपके पास है तो। सोफिया ये सेंड कर दें करैक्टर ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर एक करैक्टर जो है वो सेंड कर दें रॉबर्ट जॉर्डन का, करैक्टर ऑफ रॉबर्ट जॉर्डन। ये आपकी बुक में है, करंट की बुक में। ये ग्रुप के अंदर सेंड कर दें ताकि आलिया भी देख लेगी। काइंडली सेंड इन द ग्रुप सो शी कैन आल्सो सी। हाँ जी, समरी का पता चला आपको? एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। आपको इधर असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी। अब ऐसा करें कि करैक्टर जो है ये ज़रा निकालें, हम जो काम करने वाला है वो करें। हेमिंगवे के हीरो करैक्टर लिस्ट आपके ग्रुप में, आपकी बुक जो है उसके मेरे पास पेज जो है मैं बता देता हूँ। हेमिंगवेज टेक्निक, जॉर्डन एज अ ट्रेजिक हीरो, ये आपने निकालना है। जॉर्डन एज अ ट्रेजिक हीरो अगर आपको मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला तो तब भी मुझे बताएं, मैं इधर से सेंड कर देता हूँ। ये है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप देखें। नहीं मिला? हाँ जी मिला। हाँ सेंड कर दिया सोफिया ने, वेरी गुड। सो लेट्स सी। देखिएगा जो चीज़ें मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं वही इसके अंदर हैं। काइंडली सी। अच्छा जी, कहता है द बुक बिगिंस एंड एंड विद द सेम इमेज ऑफ द रॉबर्ट जॉर्डन लाइंग ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। क्रिटिक कंट्रीब्यूट दिस टू अंडरलाइंग circular natures of the book. Discuss why Hemingway adopted this technique for Whom the Bell Toll, यानी Whom the Bell Toll उसने क्यों अडॉप्ट की है। Discuss Robert Jordan as a typical Hemingway tragic hero, यानी एज अ ट्रेजिक हीरो। वही मैंने कहा कि उसका करेक्टर और ट्रेजिक हीरो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट अ डिटेल क्रिटिकल नोट ऑन द रॉबर्ट जॉर्डन करेक्टर इन हेमिंगवे फॉर होम द बेल टोल 2008 में आया हुआ है। सो लेट्स सी। सबसे पहले जो है करेक्टर जो है, हाँ जी यही हमने इसको देखना है, इम्पॉर्टेंट है। कहता है हेमिंगवे ट्रेजिक हीरो इज अ पर्सन हु पोजेस एबिलिटी, नोबिलिटी ऑफ द करेक्टर, अनफ्लीचिंग फेथ, इनविंसिबल विल, अनडिफीटेड रेजोल्यूशंस एंड द कर्ज टू फेस द हैवी ऑड्स ऑफ लाइफ। उसके जितने भी करेक्टर होते हैं, जितने भी आप हीरो ले लें, वो बड़े कांस्टेंट, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहता कुछ भी हो जाए मैं इसको एक्सप्लोर किए बगैर नहीं जाऊँगा, ये मेरा टास्क है। तो इसलिए उसके हीरो जो हैं वो बड़े कांस्टेंट, बड़े स्ट्रेट फास्ट और बड़े पक्के होते हैं। बट एट द सेम टाइम्स ही हैज़ सम ट्रेजिक फ्लॉ व्हिच कॉजेज हिज डाउनफॉल। हेमिंगवे हीरो इज यूजुअली अ यंग मैन हु ट्राई टू फाइंड आउट पर्पस ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज फुल ऑफ वायलेंस, क्योस एंड डिसऑर्डर। पहले तो वो परेशान होते हैं, वो ऐसे जैसे कोई क्योस और डिसऑर्डर और वायलेंस का शिकार होते हैं। ही इज़ अनसर्टन एंड एंशियस अबाउट हिज फ्यूचर, और ये भी अब एंशियस है, अब वो अब एज ए वॉलंटियर काम कर रहा है। जैसे हेमिंगवे का प्रॉब्लम है वैसे ही इनके प्रॉब्लम।
अगर रॉबर्ट जॉर्डन character is full of tragedy and he fight for an ideals in Spain because he does not want Spain in the cruel clutches of the fascist. अच्छा, जो आपको भेजा है यही करेक्टर है? अच्छा, ये तो कोई और भेज दिया। चलें ये पढ़ लेते हैं, आपको कोई और भेज दिया। सो लेट्स सी, ये इसी को देख लेते हैं। रॉबर्ट जॉर्डन इज द प्रोटैगोनिस्ट फॉर whom the bell toll is a tall young man. रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो एक हीरो है, प्रोटैगोनिस्ट है, और उसके लिए जो है बेल बजाई जाती है। मीन टू से उसकी डेथ की बारी है या वो उसकी डेथ होती है। He is the most complained hero in the Hemingway's fiction. He is the American volunteers fighting for the cause of the Republic in Spain. अब रिपब्लिक की तरफ से लड़ रहा है। लड़ किन के साथ रहा है? फैशिस्ट के साथ। और रिपब्लिक जो ग्रुप है, रिपब्लिकन ग्रुप जो है, उनकी तरफ से लड़ रहा है। जनरल गोल ने उसे एक टास्क दिया है कि तुमने भाई ये ब्रिज जो है इसको एक्सप्लोर करना है। यही चीज़ें इसके अंदर हैं। He is an American volunteer fighting for the cause of the Republican in Spain. He loved Spain much before the outbreak of the Spanish Civil War. वो स्पेन में चूंकि रहता था, उसके बाद ये आउटब्रेक होगी वार लो, लेकिन वो मोहब्बत करता था स्पेन से। वो चाहता था कि किसी तरीके से ये मसले जो हैं हल हो जाएं। He is an anti-fascist and want to contribute his energy to welfare of the country. वो anti-fascist था। fascist मीन कि वो जो डिक्टेटर लोग थे वो उनके खिलाफ था। He left his job as a college instructor in the United States to volunteer for the Republican side in the Spanish Civil War. वो Spanish Civil War में अपनी जॉब छोड़ के आता है ताकि वो वॉलंटियर जाके लड़े। Initially he believed in the Republican cause with the near religious faith and felt an absolute brotherhood with the comrades on the Republican side. पहले वो रिपब्लिकन को कहता है कि मज़हब की वजह से कि हम भी क्रिश्चियन हैं, वो भी क्रिश्चियन है, हम इनके तरफ से लड़ेंगे। However, when the actions of the novel start, we see that the Robert Jordan has become disillusioned. As the conflict drags on, he realizes that he does not really believe in a Republican cause, but joined their side simply because they fought against the fascism. उसके बाद पहले तो कहता है शायद ये भी क्रिश्चियन है, हम भी क्रिश्चियन हैं, चलो जी मिल के हम इनकी हेल्प करते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे पता चलता है कि भाई मैं इसलिए नहीं हूँ इनके साथ, मैं इसलिए इनके साथ हूँ कि ये एक डिक्टेटर के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसके बाद जी फैशिज्म का मतलब लिखें डिक्टेटरशिप। बिकॉज ही फाइट, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि जब एक बंदा खुद सेल्फ रूलर बन जाता है, वो डेमोक्रेसी के ज़रिए नहीं आता, वो आके काबिज हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जनरल मुशर्रफ जो है वो आगे काबिज हो गया था, तो वो भी एक फाशिस्ट ही था। बिकॉज ही फाइट फॉर द साइड हुज कॉज इज डज नॉट नेसेसरली सपोर्ट। Robert Jordan experienced a great deal of the internal conflict and began to wonder whether there is a really and difference between the fascist and the Republican side. पहले तो वो समझ नहीं आती कि मसला क्या है। मिसाल के तौर पर जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ख़त्म होती है तब पता चलता है कि भाई वो गवर्नमेंट क्या थी और ये क्या है। पहले हमें आज तक हमें ये नहीं पता चला कि यार कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और कौन सी डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन जब डेमोक्रेसी चली जाती है कंट्री से तो आपको बिल्कुल उसके असरात जो है आपको पता चलता है कि डेमोक्रेसी थी तो ये था, अब हमारे सामने जो है ये क्या है। तो हमेशा जो है गवर्नमेंट का पता तब चलता है जब आप ग्रेजुअली उसके साथ चलते हैं कि कहाँ डेमोक्रेसी है। In an attempt to accomplish his task of belonging the bridge, he has to face many critical situations in the different stage. अब उस ब्रिज को उड़ाना इतना आसान नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर जो हैं फाशिस्ट गवर्नमेंट के मुतय्यन थे, उनको तैनात किया गया था। ऑन हिज अराइवल पाब्लोज इनिशियल हॉस्टिलिटी इज़ द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ द टफ ट्रेल्स अहेड। अब उसमें से एक बंदा तो पाब्लो भी है, वो भी चाहता है कि भाई इस भी अब नहीं लड़ना हमने। उसके बाद एल सार्डो जो है, एल सार्डोज डिस्ट्रक्शंस इज द बिग ब्लो ऑन द पाथ ऑफ हिज सक्सेस। एल सार्डो जो है वो उसका साथ देता है। ही आल्सो लर्न दैट द फैशिस्ट नोन ऑफ द अटैक एंड दे हैव मेड नेसेसरी प्रिपरेशन। फाइनली पाब्लोज ट्रेचरी लीव्स हिम टू मोर चॉइस एक्सेप्ट टू यूज हैंड ग्रेनेड इन द प्लेस ऑफ द फ्यूज एंड द डेटोनेटर्स। अब वो डेटोनेटर और दूसरे डिवाइसेस की जगह पे उसको क्या ग्रेनेड वगैरह मिल जाते हैं, वो उसका मटेरियल चुरा के ले जाता है, फिर आ जाता है, फिर कहता है कि मैं कुछ ग्रेनेड लाया हूँ, बाकी सारा ज़ाया हो गया मटेरियल जो उसने रखा था।
Although his 3 days stay in the hideout, with the exceptions of the love of the Maria and the pliers, unquestions loyalty to him and meet nothing that could cheer up his spirit. Robert Jordan's interior monologues and action indicate these internal conflicts that plagues him. Although he is disillusioned with the Republican cause, he continues to fight for the cause. In a public, he announced that he is anti-fascist. वो पब्लिक में कहता है भाई मैं एंटी फैशिस्ट हूँ, मैं फैशिस्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, फैशिस्ट लोगों ये सारे लोगों के ख़िलाफ़ हूँ. और मारिया जब उसको स्टोरी सुनाती है तो उसे और नफ़रत होती है. उस बेचारी के साथ वो ऐसा सलूक करते हैं, उसका रेप करते हैं और उसको मिसयूज़ करते हैं, उसके लिए बहुत सारे मसले मसाइल बना देते हैं. तो इसलिए वो और यानी उनके ख़िलाफ़ हो जाता है. जब वो ये सारे मामला देखता है कि दे आर वेरी क्रूवल पीपल, दे हैव मीन टू से इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, तो वो ज़्यादा फिर उनके ख़िलाफ़ हो जाता है. Rather than the communist, but he private, he thinks that he has no politic at all. He knows that his job required to kill people, but also know that he should not believe in killing in abstract. Despite his newborn love for Maria, he feels that there can't be a place for her in his life, while he also has his military work. He claims not to be superstitious, but can't stop thinking about the word as giving him sign of the thing to come. अब जैसे ही वो लड़ रहा होता है तो उसको घोड़े से गिर पड़ता है, ज़ख्मी हो जाता है बेचारा, और अब उसके पास चांस है कि वो उनको कहे कि वो उसे साथ ले जाएं, लेकिन वो कहता है कि आप अपनी जान बचाओ, मुझे यहाँ पे छोड़ दो. तो वो उसे वहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं और वो बेचारा अब वेट कर रहा है किसी का कोई आए और उसे कत्ल कर दे. ये सिचुएशन है वहाँ. रॉबर्ट जॉर्डन रिजॉल्व दीज टेंशंस एट द एंड फॉर द होम द बेल टॉल. अब उसमें से किसकी बारी है मौत की, इसका मतलब ये है किसकी बारी है. रॉबर्ट जॉर्डन अपनी जान दे देता है, लेकिन उनको कहता है कि तुम चले जाओ भाई, क्योंकि मैं तो ज़ख्मी हूँ ना. अगर मैं आप लोगों को भी यहाँ बिठाऊंगा या मैं आपको कहूँगा इनके साथ लड़ो, तो वो तो बहुत यानी तादाद में है. फाशिस्ट अल्टीमेटली आप लोगों को ओवरकम कर लेंगे और मुझे भी मार देंगे और आपको भी. आप जाएँ अपनी जान बचा लें, मुझे यहाँ पे ऐसे छोड़ दें और मुझे गन दे दें. वो उसे गन दे देते हैं ताकि कोई उसके पास आए तो उसको वो रोक लें. उसके बाद इन द फाइनल मोमेंट ही फेसेस द डेथ. ही एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज अ मैन ऑफ द एक्शन रादर देन थॉट. वो अपने आप को कहते हैं ना फिलासफी, एब्स्ट्रैक्ट फिलासफी नहीं, एक्शन वाली फिलासफी. वो उनके लिए एक्शन करके अपनी जान देता है रॉबर्ट जॉर्डन. उसके बाद जी हम देखते हैं कि इन हिज फाइनल मोमेंट ही फेसेस द डेथ. ही एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज अ मैन ऑफ एक्शन रादर देन थॉट, एज मैन हु बिलीव्स इन द पर्टिकुलरली रादर देन एब्स्ट्रैक्ट थीरीज. He understands that the war requires him to do something that he does not believe in. He also realizes that though he cannot forget the unsavory deeds he has done in the past, he must avoid dwelling on them for the sake of the getting things done in the present. Ultimately, Robert Jordan is able to make room in his mind for both his love for Maria's and the military missions. By the end of the novel, just before he dies, his eternal conflict and tensions are resolved and he feels integrated in the world. और आखिर में हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि अब व्हाट टू डू. एक साइड पे मारिया का प्यार है, मारिया के साथ ज़िंदगी गुजारना, एक अच्छी लाइफ गुजारना. दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट जॉर्डन एक मिलिट्री मैन भी बन चुका है और उसने ज्वाइन किया और वहाँ पे वो ज़ख्मी हो गया है. वो उनको इनवाइट कर ले, उनको भी इन्वॉल्व कर ले, उनको जाने ना दे कि मुझे भी लेकर जाओ. ही डज नॉट से दैट टेक मी विद यू, ही सेज दैट यू शुड रेस्क्यू योर लाइफ. आप अपनी लाइफ बचाएं, मुझे यहाँ पे ऐसे छोड़ दें. तो इस तरह वो एक अच्छा लीडर होने का भी सबूत वहाँ पे देता है. और इसमें भी यही चीज़ें हैं. असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, सारे करैक्टर्स जो हैं इसमें बड़े वाज़े जो हैं बताए गए हैं. आपने इन सबको देखना है और कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट पढ़ेंगे. ये असाइनमेंट मैं आपको सेंड कर दूँगा. स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम. Stay blessed.